नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 2027 की जनगणना के लिए 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना को मंजूरी दी है, तो कोपरा के एमएसपी को भी बढ़ा दिया है। क्या लिए हैं केंद्रीय कैबिनेट ने आज बड़े फैसले, बताएंगे खबर विस्तार से। दिखाएंगे खबर की संसद की कार्रवाई में क्या हुआ आज खास तौर पे कामकाज। चर्चा करेंगे कि एसआईआर के मुद्दे पर मचे घमासान के बीच में ममता बनर्जी के किन बयानों पर विवाद खड़ा हो गया है। बताएंगे कि कांग्रेस के किस नेता ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। होगी बात पीएम मोदी के आने वाले विदेश दौरों की भी, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सोमवार से प्रधानमंत्री का 4 दिवसीय विदेश दौरा, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की करेंगे यात्रा। 3 देशों के साथ सहयोग में विस्तार पर होगा मंथन। कैबिनेट में 3 बड़े फैसले। 2027 की जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए की मंजूरी। कोपरा का बढ़ा न्यूनतम समर्थन मूल्य। कोयला उत्पादन के लिए कोल सेतु को हरी झंडी। संसद के दोनों सदनों में सुचारू रूप से चला कामकाज। अनुराग सिंह ठाकुर ने तमिलनाडु सरकार की हिंदू विरोधी नीतियों का किया कड़ा विरोध। कांग्रेस की वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग। सरकार ने कहा हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। अभूतपूर्व आधुनिकीकरण के साथ साथ सुरक्षित यात्रा भी सुनिश्चित कर रही भारतीय रेल। ठोस कदमों से दुर्घटनाओं में आई रिकॉर्ड कमी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दी जानकारी। एसआईआर को लेकर भाजपा का ममता पर हल्ला बोल। कहा ममता का ढोंग बेनकाब। पहले जनता को भरमाया और फिर खुद अपना फॉर्म भरवाया। 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म में पाई गई त्रुटियां। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत 2027 की जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है, जो 2 चरणों में पूरी होगी। इसके अलावा मोदी सरकार ने कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में भी बढ़ोतरी का फैसला किया है। तो इसके अलावा कोयला उत्पादन के लिए कोल सेतु को मंजूरी दी गई है, जो कोयला उत्पादन के क्षेत्र में बड़े रिफॉर्म को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। देश तेजी से कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और अपनी जरूरतों के लिए विदेशी कोयले पर निर्भरता भी लगातार देश की कम हो रही है। मोदी सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के लिए धन आवंटन कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,718.24 करोड़ रुपए की लागत से भारत की जनगणना 2027 की योजना को मंजूरी दे दी है। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। इसके तहत पहले चरण की जनगणना गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 तक कराई जाएगी, जबकि दूसरे चरण में जनगणना फरवरी 2027 तक होगी। दूसरे चरण में जाति जनगणना भी शामिल है। करीब 30 लाख फील्ड फंक्शनरी इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को पूरा करेंगे। खास बात यह है कि डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप तथा निगरानी हेतु केंद्रीय पोर्टल का उपयोग बेहतर गुणवत्ता वाला डेटा सुनिश्चित करेगा। सेंसस 2 फेजेस में होगा। फेज 1 में फोकस रहेगा हाउस होल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है, वो सब चीजें फर्स्ट फेज में की जाएगी। एंड दैट विल बी दी बेस फॉर फेज 2, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिसेबिलिटी है कोई, सोशल स्टेटस क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कास्ट का इन्यूमरेशन भी इसमें सेंसस में होगा। एक अन्य फैसले के तहत कैबिनेट ने कोयला क्षेत्र ने कोल सेतु में रिफॉर्म पर आगे बढ़ते हुए कोल सेतु को मंजूरी दी है। भारत अब कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक उत्पादन हुआ है। देश में 1 बिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया गया है। पहले कोयले के लिए आयात पर काफी निर्भरता थी, लेकिन अब यह निर्भरता काफी हद तक कम हो गई है। पहले उत्पादन के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए आयात पर खर्च करने पड़ते थे। जो कोल का रिक्वायरमेंट होता है
उसको एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड से ऑक्शन करने की व्यवस्था लाई गई थी 2016 में कोल सेतु के माध्यम से। अब उसमें एक सेकंड बड़ा रिफॉर्म किया गया, आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। अब इसमें irrespective of the end use, any user can participate in the कोल सेतु विंडो। एंड यूज क्या है, उस पे बाइंड न करते हुए कोई भी व्यक्ति, ऑफ कोर्स ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन इसमें अलाउड नहीं है, जो भी यूज करने के लिए करना चाहे, चाहे वॉशिंग के लिए हो, स्टील के लिए हो, एल्यूमिनियम के लिए हो, एंड यूज किस प्लांट में होगा वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। और एक बहुत फ्री, फ्लेक्सिबल, बहुत ही अच्छी पॉलिसी आज अप्रूव हुई। किसानों से जुड़े फैसले में कैबिनेट ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। मिलिंग कोपरा का एमएसपी 2026 सीजन के लिए 12,027 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि बॉल कोपरा का एमएसपी 2026 सीजन के लिए 12,500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इससे कोपरा की खेती से जुड़े किसानों को फायदा होगा। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बात संसद की शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह के आखिरी दिन संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा देखने को मिली। लोकसभा में बीजेपी के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी अम्बम मंदिर के पास भक्तों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया, तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में शून्यकाल में दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा उठाया। हल्के व्यवधान के बीच दोनों ही सदन सुचारू रूप से चलते नजर आए। इस सप्ताह पक्ष विपक्ष के बीच सहमति बनने के बाद कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हुई है, तो विधायी कामकाज भी कमोबेश सही तरीके से चलता हुआ संसद में दिखाई पड़ रहा है। शुक्रवार को लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर के पास भक्तों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोर्ट की अनुमति के बावजूद श्रद्धालुओं को मंदिर की चोटी पर दीपक जलाने से रोकने का कार्य स्टालिन सरकार ने किया है। अनुराग ठाकुर ने डीएम की सरकार पर हिंदू विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया। One state in India has become a symbol of anti-Sanatan Dharma. Even now, sir, Madurai bench of Madras High Court came down strongly on the Tamil Nadu government, accusing officials of deliberately ignoring its order on lighting the Kartikai Deepam lamp at the Madurai Thiruparankundaram temple. इस दौरान लोकसभा में विपक्ष, खास तौर पर डीएमके के सांसदों का हंगामा भी देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। इससे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शून्यकाल में दिल्ली और अन्य शहरों में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि विपक्ष बिना किसी राजनीति के प्रदूषण के मुद्दे को हल को लेकर सरकार के साथ खड़ी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी विषय पर सदन में चर्चा को तैयार है। We have a discussion, detailed discussion, and then the Prime Minister puts in place a plan for each city, methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. Government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solution, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. इससे पहले सुबह 11 बजे से लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवालों के उत्तर दिए गए। हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना, पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक माननीय सभापति महोदय 44% उत्पादन बढ़ा है। 44% जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। संसद में 13 दिसंबर को हुए आतंकी हमले की निंदा की गई और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही दोनों सदनों में सुबह पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल के निधन पर भी श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि दोनों सदनों में सुचारू रूप से कामकाज देखने को मिला है, जबकि अगले हफ्ते राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा और लोकसभा में सरकार बाकी बचे विधायी कामकाज को भी आगे बढ़ाने पर जोर देगी। शैलेंद्र मिश्र और ऋषि कुमार के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली।
भारतीय रेल का जहां एक ओर अभूतपूर्व आधुनिकीकरण हो रहा है, तो वहीं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में इसको लेकर विस्तार से जानकारी दी है। सरकार के इन प्रयासों से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी देखने को मिल रही है। तेज, आरामदेह और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना भारतीय रेल की उच्च प्राथमिकता है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में बताया। सदन को बताया गया कि राज्य पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और रेलवे सुरक्षा बलों के बेहतर समन्वय से रेलवे ट्रैक सुरक्षा ढांचा मजबूत हुआ है। दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनमें रेलवे, आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस द्वारा संयुक्त गश्त, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विशेष तैनाती, दुरुपयोग रोकने के लिए ट्रैक के आसपास सामग्री की नियमित सफाई, ट्रैक के किनारे रहने वालों को जागरूक करना, डीजीपी कमिश्नर के नेतृत्व में राज्य स्तरीय सुरक्षा समन्वय और निरंतर जानकारी जुटाने और तोड़फोड़ रोकने के लिए आरपीएफ खुफिया इकाइयों की सक्रियता जैसे प्रयास शामिल हैं। ऐसे सभी ठोस प्रयासों से रिकॉर्ड स्तर की रेलवे सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। 2004 से 2014 के बीच हर वर्ष औसतन 171 रेल दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। वहीं 2024-25 में ये संख्या 31 रह गई। 2025-26 में अब तक ऐसी केवल 11 घटनाएं हुई हैं। सुरक्षित रेल यात्रा की सरकार की प्रतिबद्धता इस मद में बजट आवंटन में भी दिखती है। 2013-14 में जहां इसके लिए 39,463 करोड़ रुपए दिए गए थे, वहीं चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में 1,16,470 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कोहरे के बीच सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले उपकरणों की संख्या में 2014 की तुलना में 288 गुना वृद्धि हुई है। अब तक 6,661 स्टेशनों पर विद्युत माध्यमों से ट्रैक की उपलब्धता की पुष्टि के लिए पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग हो चुकी है। वहीं 6,656 स्टेशनों पर केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सुविधा हादसों को रोकने में मदद कर रही है। कवच 4.0 प्रणाली, रेल पटरियों की अल्ट्रासोनिक दोष पहचान जांच (USFD) और अन्य अभूतपूर्व उपायों से आज भारतीय रेल यात्रियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि बंगाल में SIR पर क्यों मचा है सियासी संग्राम। क्या है आज की बड़ी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम यू ऑन बोर्ड। स्वागत है आपका फ्लाइट में। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं, सब हमारे भरोसे। तो हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एसआईआर पर सियासी घमासान लगातार जारी है और इसका नया राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है इस वक्त पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी ने अपना एनुमरेशन फॉर्म भरने से मना कर दिया था। कई बार इस बात को उन्होंने कहा था। तो राज्य की महिलाओं से वोटर लिस्ट से नाम कटने पर विरोध करने की अपील भी उन्होंने अपने बयान में एक मंच से दी है। इन बयानों के बाद बीजेपी ने ममता दीदी को घेरा है और कहा है कि उन्होंने अपना फॉर्म तो भर दिया, लेकिन राज्य के लोगों को इस मसले पर वो भ्रमित कर रही हैं। बीजेपी ने कहा है कि महिलाओं को उकसाना राज्य में अव्यवस्था पैदा करने के बराबर है और ममता दीदी चुनावी हार की आशंका से पूरी प्रक्रिया का इसी वजह से विरोध कर रही हैं। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच राजनीतिक रूप से यह मामला बुरी तरह से गरमाया हुआ है। टीएमसी प्रमुख और राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से एसआईआर का विरोध किया है तो केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट से नाम कटने पर बंगाल की महिलाओं का विरोध करने की बात कही है, जिसके बाद बीजेपी सहित अन्य दलों के नेताओं ने ममता बनर्जी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है और जनता को भड़काने और गुमराह करने का आरोप लगाया। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা, মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে, যারা দাঙ্গা করে মানুষের রক্ত নেয়, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে নরমের যজ্ঞ খেলে, তাদের কাছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এই দেশের নাগরিক কিনা। ममता बनर्जी क्या बोल रही है और क्या कर रही है, कथनी और करनी में क्या फर्क है, ये पूरा हिंदुस्तान की जनता जानते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भरा, लेकिन बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दावा किया है कि ममता बनर्जी ने अपना फॉर्म भर दिया है, लेकिन बंगाल के लोगों को फॉर्म भरने से मना कर रही हैं। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृष्णनगर रैली से कुछ घंटे पहले दावा किया था कि वो अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगी, लेकिन वास्तविकता ये रही है कि उन्होंने अंतिम दिन यानी 11 दिसंबर 2025 को अपना भरा हुआ और साइन किया हुआ फॉर्म जमा कर दिया। इस बीच राज्य के लगभग सभी मतदाताओं ने समय पर अपने फॉर्म जमा कर दिए। 100% भागीदारी के कारण चुनाव आयोग को अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ी। टीएमसी ने बंगाल में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है तो एसआईआर के बहाने राज्य की जनता को परेशान करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी एसआईआर से घबरा गई है और चुनावी हार से बचने के बहाने ढूंढ रही है। एक भी जेन्युइन नाम लिस्ट से बाद जाता है तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में मूवमेंट क्या होता है ये हम लोग दिखा देंगे, दिल्ली तक मूवमेंट ले आएंगे। ममता ने इनके खिलाफ है कि रोहिंग्या वोटर भाग जाए, उनका बुला के नाम उठाने के लिए प्रयास है, डेड वोटर का नाम उठाने के लिए दबाव डाल रहा है बीएलओ का पर। उनका पार्टी का एक काम है, सभी ममता के इशारा में ही हो रहा है। बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुआ है उसके बाद से बहुत बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जा चुके हैं, तो सीमावर्ती जिलों के तमाम मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो चुके हैं, जो इस बात को बताने के लिए काफी है कि एसआईआर के डर से घुसपैठियों के वापस जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भले ही इस मुद्दे पर टीएमसी विरोध कर रही हो, लेकिन चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने में लगा हुआ है ताकि वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम किया जा सके। इसी बीच चुनाव आयोग ने देश के कई प्रमुख राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष रोल प्रेक्षक की नियुक्ति की है। ये प्रेक्षक पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार विशेष रोल प्रेक्षक अपना कार्य शुरू कर चुके हैं और फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक सप्ताह में 2 दिन राज्यों में मौजूद रहकर निगरानी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंगाल से जुड़ी इस मसले पर एक और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि पश्चिम बंगाल के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उनके कार्यालय के सूत्रों से खबर है सामने इस बात को लेकर कि जो पूरी प्रक्रिया चल रही है एसआईआर को, उसको लेकर उसमें आई है बात ये कि एसआईआर फॉर्मों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि कल तक अंतिम तारीख थी। उसके बाद कई जो अभी जानकारियां हैं उसमें खुलासा हुआ है लगभग 1 करोड़ 67 लाख से अधिक फॉर्मों में
भारी त्रुटियां, गलतियां पाई जाने की बात सामने आई है, जिसके तहत नाम, आयु और लिंग संबंधित अजीबोगरीब जानकारियां इस फॉर्म के माध्यम से सामने आई हैं। एक एक फॉर्म को बारीकी से जांच रहा है चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया के तहत, लेकिन वहीं सीओ कार्यालय ने 7 तरह की मुख्य तौर पर त्रुटियों को चिन्हित किया है, जो कमोवेश एक ही जैसी गलतियां इस प्रकार में दिखाई पड़ रही हैं 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म्स में। ड्राफ्ट सूची को लेकर सूत्रों का आकलन है कि किस प्रकार से इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं होंगे लगभग 58 लाख नाम, क्योंकि इस प्रकार का एक अनुमान सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है सीओ कोलकाता के माध्यम से। शुक्रवार शाम तक फॉर्मों की जांच के बाद का एक आकलन सामने आया है और उसके तहत ये जानकारी सामने आई है और भी बढ़ सकती है। शामिल ना होने वालों की संख्या जो 58 लाख है, ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। इस खबर पे अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पे बात करने के लिए। सौरभ, शुरुआती जो 7 बड़ी त्रुटियां बताई जा रही हैं वो क्या है जल्दी से, और अभी क्या ये 58 लाख का आंकड़ा आगे बढ़ सकता है? हरिंद्र जी, देखिए, पहला त्रुटि ये है कि एक ही आदमी 6 जनों का बाबा या 6 जनों का पिता या दादा या दादी हिसाब से दिखाया गया है, क्योंकि उनका वोटर लिस्ट 2025 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। तो एक ही व्यक्ति 6 से ज्यादा लोगों के पिता या फिर 6 से ज्यादा लोगों के दादा दिखाए गए हैं, ऐसा एग्जाम्पल है। ये संख्या है 24 लाख, 1.67 लाख के अंदर से 24 लाख से भी ज्यादा। दूसरी जो है वो है जो वोटर्स है, वो आज के तारीख में 2025 के तारीख में उनका जो वोटर जो उम्र है वो उम्र है 45। तो लेकिन फिर भी 2002 में उनका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि तब तो उनका उम्र 22 था, तो तब तो उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए था। ये संख्या है, मैं आपको बता दूं, 85 लाख। ये माफ कीजिएगा, ये संख्या है 20 लाख और 85 लाख ऐसे हैं जिनके बाबा का नाम मैच नहीं किया 2002 से 2025 के बीच। तीसरी जो कैटेगरी है उनका है बाबा, पिता और माता का जो एज है, वो पिता माता का एज वोटर से 15 साल से भी कम डिफरेंस है। मानो वोटर का उम्र है 30, पिता का उम्र है 40, और अब जो आता है वो आता है कि डिफरेंस है 50 साल का पिता या माता के साथ। बेटे का उम्र है 30, पिता का उम्र है 90, और अब आता है ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के साथ जो डिफरेंस दिखाया गया है, क्योंकि वो सब तो 2002 में अपना सेल्फ मैपिंग नहीं कर पाए। ये है पिता माता या दादा दादी का लिंकेज। तो वहां पे देखा जा रहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स का जो डिफरेंस है वो 40 साल से कम है। और एकदम आखिर में हुआ है अदला बदली, लड़का हो गया लड़की, लड़की हो गया लड़का। फोटो एपिक कार्ड में फोटो है लड़की का, नाम है लड़के का। तो ये सारे जो संख्याएं इसको लेके 1.67 लाख उसमें नजर है। चुनाव आयोग का कहना है 3 कारण हो सकता है, 1 टेक्निकल एरर, 2 हो सकता है डेटाबेस में एरर, और तीसरा हो सकता है जानबूझकर ये किया गया है। और इनसे एक ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि 1.67 लाख से 15 to 20%, 15 से 20% हो सकता है कि ये संख्या ना रहे। देखा जाए कि ये लोग रहने लायक नहीं है, ये अवैध है, ऐसा हो सकता है। तो फिर फिगर क्या हुआ 58, और यहाँ से अगर आप 15-20% करें जैसे 30 लाख होगा, 88 लाख, और अभी भी अनमैप 30 लाख है। मतलब 1 करोड़ से करीब प्रोजेक्टेड स्कोर मिल रहा है बंगाल में कि SIR के फाइनल लिस्ट में ना हो। हरिंद्र जी, बिल्कुल शुक्रिया सौरभ इस खबर को और विश्लेषण के साथ में पूरा बताने के लिए, और शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बड़ी खबर पे हम चर्चा भी करेंगे और इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, SIR पर संग्राम, पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान, क्योंकि बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। कौशल कांत मिश्रा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, निखिल जैन हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है और अपने आप में ये इस वक्त की बड़ी खबर के तौर पे निखिल जी शुरुआत आपसे ही, क्योंकि बंगाल में जिस प्रकार की बातें टीएमसी ममता दीदी लगातार कर रही हैं, विरोध करना अलग बात है, लेकिन विरोध के लिए किस हद तक जाना वो जो दिखाई पड़ रहा है, वहां पर कांग्रेस इस पूरे विरोध को, इस विरोध के स्तर को किस तरह से देख रही, क्या उस विरोध के साथ है या उसके खिलाफ है? निखिल जी।
अरिंदु जी, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि कांग्रेस उस विरोध के साथ है या नहीं, बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि एक लोकतंत्र में जनता को, राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को पूरा अधिकार है विरोध करने का, चाहे वो सड़कों पे आके नारे लगाएं, प्रोटेस्ट करें, चक्का जाम करें, आवाज उठाएं, किसी मंच से बोलें, उन्हें पूरा अधिकार है। पर मुझे यहाँ पर एक ज्यादा बड़ी आपत्ति है। आपने पैकेज में दिखाया किस तरीके से बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने बताया है कि ममता जी ने अपना एनुमरेशन फॉर्म भर दिया। अब मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था, इसका तो कोई तरीका ही नहीं है जानने का कि किसी और ने अपना एनुमरेशन फॉर्म भरा है या नहीं भरा। मैं खुद का चेक कर सकता हूँ, मैंने अपना भरा है, मैं उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकता हूँ अपना मोबाइल नंबर का ओटीपी डाल के। तो या तो अमित मालवीय झूठ बोल रहे हैं, या फिर एक वो महिला पे ताकी जाकी करके उनकी निजता का अधिकार का हनन कर रहे हैं, या फिर वो चुनाव आयोग, बीजेपी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। अब इसका जवाब मैं चाहूंगा मेरे भाजपा के जो भी मित्र हों वो दें। बिल्कुल कौशल जी, ये बड़ा अपने आप में वो कह रहे हैं साहब कैसे पता लग गया अमित मालवीय जी को, ये तो निजता का हनन के तौर के मामला है, कैसे जानकारी है वो दावा कर रहा है? आर्यन जी, सबसे पहले तो समझिए, जैसे पूरे देश को ये पता चल गया कि सोनिया गांधी देश की नागरिक 1983 में बनी और उनका वोटर लिस्ट में नाम 1980 में डाल दिया गया, तो जैसे वो पता चल गया वैसे ये भी पता चल गया। इसमें कोई निजता की बात नहीं है, क्योंकि वोटर लिस्ट पब्लिक होती है और पब्लिक में पता चल सकता है कि वोटर लिस्ट का फॉर्म भरा गया कि नहीं भरा गया है। ठीक। और दूसरी चीज, मामला यहाँ पर एसआईआर का है। वकील साहब सर पे हाथ रख रहे हैं। संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 24, 25, 26, 27 ये सब वही संविधान हमें अधिकार देता है, हमें नहीं, इलेक्शन कमीशन को अधिकार देता है कि वो चुनाव आयोग का गठन कैसे हो, देश में चुनाव कैसे हो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इवन प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कैसे हो, ये अधिकार देता है। 325 हमें ये बताता है, अधिकार देता है संविधान के थ्रू चुनाव आयोग को कि किसकी पात्रता है। 327 अब ये अधिकार देता है कि एसआईआर करना चाहिए, रेगुलर एसआईआर करना चाहिए। वकील साहब, मुद्दा आज एसआईआर है। कांग्रेस जिस तरह से देश को मिसलीड कर रही है, कौशल जी इस बात एसआईआर पे नहीं, कौशल जी बात आ जाती है कि एसआईआर के तरीके पे। वो ये साहब कहते हैं कि जैसे ममता दीदी कह रही हैं बंगाल में, हम उनके बयान पे आ जाते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग एक प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि उनके हिस्से के वोटर्स को हटा के आप वहां पे सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। वो ये कह रहे हैं कि साहब कि आप आम नागरिक का वोट का अधिकार छीन रहे हैं, एसआईआर के तरीके पे सवाल खड़ा कर रहे हैं वो। आर्यन जी, ये सारा मुद्दा लेकर के ये लोग सुप्रीम कोर्ट में इतनी बार गए कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन लेने से मना कर दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, एसआईआर करने का जो अधिकार जो संविधान के थ्रू दिया गया है, किस आदमी को दिया है, किसकी ड्यूटी है, वो रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी है। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थ्रू 1995 में एक मामला हुआ था और मामला करने वाले जो ऑफिसर थे उनका नाम भी इत्तेफाक से लाल बाबू हुसैन साहब है। ये 1995 एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि रिटर्निंग ऑफिसर ही ये तय करेगा कि इलेक्टोरल रोल में किसका नाम हो सकता है, किसका नाम नहीं हो सकता, वो गलत है, सही है, यानी उसके पास पूरा राइट। और ये मैंने नहीं दिया, वकील साहब, आप वकील हैं, देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अवधेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले निखिल जी जल्दी से, क्योंकि निखिल जी आपने जो सवाल उठाया था उस बीच में जो जवाब कौशल जी ने दिया इतनी देर में, हमारे रिपोर्टर ने मुझे कंफर्म किया और मुझे बताया गया है कि जो सीओ ऑफिस है कोलकाता में, उसने ये कंफर्म किया कि हाँ ममता बनर्जी जी ने अपना फॉर्म भर दिया है। तो ये जानकारी वहां से कंफर्म हुई है। निखिल जी, नहीं, सीईओ ऑफिस कंफर्म कर रहा है वो ठीक है, पहली बात तो उन्हें भी नहीं करना चाहिए, वो स्टेज पे क्यों बता रहे हैं। दूसरी बात, नहीं सर, अगर चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी किसी राज्य में हैं तो अपनी जिम्मेदारी के तहत ही अगर उनका उस लिमिटेशन में, उस मर्यादा में है, तभी बता रहे होंगे इस बात को लेकर। चलिए एक बार को मान लेते हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही रहेगा कि भाजपा के पास ये जानकारी पहले से कैसे सर, दूसरा पहले से नहीं है, उन्होंने कंफर्म करी है तब ये कंफर्म कर रहे हैं, इस बात को मैं आपको पुष्ट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। तो दूसरी चीज उन्होंने कहा वोटर लिस्ट पब्लिक होती है, अभी तक एसआईआर की वोटर लिस्ट आई नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं, आपने 1995 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला दिया और पता नहीं क्यों आपने एक व्यक्ति के नाम को उजागर करा। इसका क्या लेना देना है डिबेट से मुझे नहीं पता, बट इतना आपको बता दूं 2010 में कानून में बदलाव हुआ था और जो एकाधिकार आरओ का होता था किसी का सूची से नाम काटने का या रखने का, वो एकाधिकार आरओ से ले लिया गया है। उसके बाद आपने कहा सोनिया गांधी 1980 में वोटर बन गई, नागरिक 83 में बनी। ये पूरा काला झूठ है, आप प्रमाण रखिए। आपने संसद में प्रमाण पब्लिक डोमेन में है। निखिल जी, ये प्रमाण पब्लिक डोमेन में है, मैं आता हूं आपके पास में। अवधेश जी भी हमारे साथ में, क्योंकि ये प्रमाण लगातार पब्लिक डोमेन में है, इस पे अपने आप, क्योंकि ये कोर्ट भी गया मामला
और कोर्ट से भी एक तरीके से समन गया, तो जाहिर सी बात है कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। अवधेश जी सवाल ये है कि बंगाल एक नया सियासी अखाड़ा बन गया है बिहार के बाद एसआईआर को लेकर। ममता दीदी का विरोध और विरोध का तरीका और स्तर, ये अपने आप इस वक्त चर्चा का विषय बन रहा है। अवधेश जी नहीं, ये तो पूरे देश में 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में कुल मिलाकर हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी हंगामा है बंगाल का दृश्य हर मामले में है। आप तो वहां जब एनआईए छापा मारने जाती है तो उस पर हमले होते हैं, उसको खदेड़ा जाता है। ईडी जाती है तो उस पर हमले होते हैं, खदेड़ा जाता है। सेंट्रल पुलिस फोर्सेस बुलानी पड़ती है। तो ये तो एसआईआर है, और वो भी ऐसा है कि जिस राज्य में घुसपैठिए सीमा पर खड़े हैं जाकर कि हाँ मैं बांग्लादेशी हूं, आपने भी दिखाया, सब टीवी दिखा रहे हैं, तो पूछ रहे हैं टीवी कितने साल से हैं, तो 20 साल से, पूरा परिवार है, तो हाँ आधार कार्ड वोटर कार्ड है तो है। अब एसआईआर में तो हमारा होगा नहीं, तो उस पर जाना चाहते हैं। वो भी ये सब वाले पहले को उस पर जाने दो। ममता बनर्जी कहती है कि हमारे यहाँ कोई घुसपैठ है ही नहीं। तो अब इस प्रकार के घुसपैठियों के आधार पर ऐसे चुनाव जीतने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने समस्या तो है ना। मान लीजिए ऐसे तो कहा गया है कि 58 लाख के आसपास वोट कटेगा। हालांकि मेरा मानना है कि ठीक से काम हो तो बंगाल में 1 करोड़ के आसपास वोटर जो है वो जाने चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2004 में 4 करोड़ 74 लाख के आसपास वहां वोटर थे। और जो भारत में और बंगाल में 18 वर्ष की उम्र होना, मृत्यु की दर, जन्म दर, बाहर, ये सब मिला दीजिए तो 6.5 करोड़ 6 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता होना नहीं चाहिए वहां। 7 करोड़ 61 लाख मतदाता है, तो भी देखेंगे कितना आता है। लेकिन पिछले बार के चुनाव में आपको पता है विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच वोट का कितना अंतर था। बिल्कुल, खासतौर से सीमावर्ती जो जिले हैं उसमें बड़ी संख्या में मतदाता बढ़े हैं, जो औसत से, देश के औसत से, राज्य के औसत से कहीं ज्यादा है। मैं जल्दी से अवधेश जी, मैं जल्दी से थोड़ा समय, दोनों के बीच जो अंतर है वो 7,63,000 है। 58 लाख मतदाता के नाम कट रहे हैं, तो भय है कि नहीं है? लेकिन एक बात बताइए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि संविधान के तहत शपथ लेने वाली एक मुख्यमंत्री लोगों को उकसा रही है कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगी। हाँ, और स्वयं उन्होंने भरा। उन्होंने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरना हमारे लिए हमारा ही जरूरी नहीं, कोई भी भर दे सकता है। उनको मालूम है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 5 में अगर वो प्रदेश की मतदाता नहीं बनती है और भारत की नागरिक नहीं होती है, मतदाता नहीं बनती है, तो चुनाव नहीं लड़ सकती है। बिल्कुल, भारत का नागरिक ही चुनाव लड़ सकता है। कौशल जी, अवधेश जी माताओं के पास, कौशल जी, कौशल जी जल्दी से आप वो कागज दिखा रहे थे जो अपने आप में कानूनी लड़ाई एक तरीके से शुरू हो गई है सोनिया जी को लेकर। वो कागज क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि उन्होंने 1980, 1983 के बीच का, जल्दी से कौशल जी ये देख लीजिए सर, रिटर्निंग ऑफिसर की बात करिए, वोटर लिस्ट है, ये झूठ का लिखा हुआ है, इसमें सीरियल नंबर है, और ये नीचे आप देखिए चौथे नंबर पे स्टार लगाओ, सोनिया गांधी का नाम है। और निखिल जी ये बताइए, 52 में, 57 में, 61 में, 65 में, 66 में, 83 में, 84 में, 87 में, 89 में, 92, 93, 95, 2002, 2003, 2004 में कांग्रेस की सरकार ने जब एसआईआर कराया था तो वो संवैधानिक था, और जब आज 2024 में एसआईआर हो रहा तो गैर संवैधानिक है। ऐसा संविधान लेकर के क्यों चलते हैं राहुल गांधी, जिसमें कुछ लिखा ही नहीं होता, खाली लाल किताब होती है। निखिल जी जल्दी से, ठीक है निखिल जी। अब यहीं पर आपके शो पे आरेंद्र जी, मैं भाजपा का और भाजपा के मित्र का पर्दाफाश करता हूं। इन्होंने जो फोटोकॉपी दिखाई थी, मैं इनसे अनुरोध करूंगा दोबारा दिखाइए। उसमें क्या लिखा हुआ है? इलेक्टोरल रोल ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 में आई थी साहब, 1980 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली थी ही नहीं। ये फर्जी डॉक्यूमेंट है आपके। कोई भी भाई साहब इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। मामला हाई कोर्ट में, मामला लोअर कोर्ट में है। सोनिया जी को नोटिस हुआ है, आपको भी पता चल जाएगा। आप इसका जवाब दीजिए, 1980 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली था या नहीं? आरेंद्र जी आप पत्रकार हैं, भाई आप ये देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर अरे भाई जैन साहब आप तो वकील है ना, जैन साहब आप वकील है ना, जैन साहब आप वकील है ना, मैं नेशनल चैनल पे बोल रहा हूं, अगर कुछ गलत हो तो आप मेरे अगेंस्ट केस कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मसला एसआईआर का है और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जाहिर सी बात है कांग्रेस का पक्ष होगा या जो बीजेपी का पक्ष होगा वो अपने आप में निकल आएगा। जल्दी से अवधेश जी, सवाल यही है कि अब बंगाल में जो शुरुआती एमुनरेशन फॉर्म जमा करने की जो कार्रवाई वो पूरी हो चुकी है, अब यहां से बात आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है, लेकिन अभी भी राजनीतिक विरोध थमता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अवधेश जी
नहीं, राजनीतिक विरोध तो थमता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी भी जानती है कि एक बार चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को फाइनल कर दिया तो चुनाव उसी पर होगा, मतदान उसी पर होगा, संवैधानिक रूप से वो मान्य होगा। लेकिन उनके सामने जो है वो एक मुद्दा बड़ा बना रहे कि मैं, जैसे उन्होंने उनका तो कहा कि वक्फ को नहीं मानूंगी, मैं वक्फ अपने यहाँ लागू नहीं करूंगी, लागू कर दिया उन्होंने। नहीं वो, लेकिन वो महिलाओं से कह रही हैं आप आगे आइए, एक तरीके से लड़ाई के लिए तैयार रही है, महिलाओं को कह रही है। एक उत्तेजना पैदा करना है, जो 30% मुस्लिम वोटर है खासकर, जिसमें कि घुसपैठियों की बड़ी संख्या रही है, उनके अंदर एक उत्तेजना पैदा करके कि जानबूझ के मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है, अब मैं आपके साथ हूं, अब मैं आपके साथ हूं, ये दिखा करके ये खतरनाक खेल है ममता बनर्जी का। एसआईआर का विरोध उनका नहीं है, उनका तो यह है कि इस बार मुस्लिम वोटों को कैसे मैं अपने साथ इकट्ठा रख पाऊं, और उसके लिए ये खड़ा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार में एक पूरा हमारे सामने एक नजीर रही है कि पूरी प्रक्रिया के बाद चुनाव हुए हैं और उसके बाद कोई बड़ा मामला ऐसे आया नहीं। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है, आप तीनों का शुक्रिया अवधेश जी, समय की सीमा है, शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पे विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक रोकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि आखिर कांग्रेस के अंदर क्यों सिर्फ टव्वल मचा हुआ है। भाई बहन यानी राहुल और प्रियंका को लेकर कांग्रेस के अंदर से ही नेतृत्व पे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बीते 3 लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के नेतृत्व पे कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। ताजा मामला कांग्रेस के उड़ीसा से पूर्व विधायक का, एक तरीके से वो चिट्ठी है जो सोनिया गांधी को लिखी गई है। उसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के काम करने के तरीके यानी कार्यशैली पे गंभीर सवाल खड़े किए गए और सीधे तौर पे कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की कमान अब प्रियंका गांधी को दे देनी चाहिए, जिसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस की आंतरिक कलह पर तंज कसा है।
बिहार चुनाव में करारी हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस नेतृत्व सवालों के घेरे में है। उड़ीसा के कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद मुकीम ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर शीर्ष नेतृत्व पर हल्ला बोल दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की अनुपलब्धता, 83 वर्षीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की नेतृत्व शैली और पार्टी में युवाओं से बढ़ती दूरी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मुकीम ने कहा कि नेतृत्व और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती खाई ने पार्टी को कमजोर कर दिया है। एक विधायक होने के बावजूद वे 3 साल तक राहुल गांधी से नहीं मिल पाए। मुकीम यही नहीं रुके, उन्होंने पार्टी की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में सौंपने की भी वकालत कर डाली। पत्र में स्पष्ट लिखा कि देश की युवा आबादी प्रियंका गांधी के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रही है। उन्हें केंद्रीय और सक्रिय भूमिका मिलनी चाहिए। इस दर से पार्टी गुजर रहा है और इसमें आपकी सलाह की जरूरत है। नए लीडरशिप को सामने लाना जरूरत है, युवा को सामने लाना चाहिए। हमारे पास प्रियंका जी है। भाजपा ने इस मुद्दे को लपक लिया और दावा किया कि कांग्रेस के अंदर टीम राहुल बनाम टीम प्रियंका के बीच की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है कि खड़गे हटाओ, प्रियंका लाओ। उन्होंने कहा कि पत्र में लिखा गया है कि 83 साल के मल्लिका अर्जुन खड़गे की मौजूदा लीडरशिप में पार्टी युवाओं के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। मल्लिका अर्जुन खड़गे को भी काम करने कहाँ दिया जा रहा है? वो तो नाम के अध्यक्ष हैं, काम के तो राहुल गांधी है। काम तो सब उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पे होता है। वहीं उड़ीसा के कांग्रेस विधायक रामचंद्र कदम ने पार्टी के सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करने की सलाह दी है। सब मिलकर रहना चाहिए और कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, फ्यूचर में कांग्रेस आने के लिए हम सब लोग का सहयोग करते हैं। इधर दिल्ली में भी नेतृत्व से नाराज चल रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर पार्टी बैठक में नहीं पहुंचे। दरअसल राहुल गांधी ने संसद के मौजूदा सत्र में अपने सांसदों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई थी, लेकिन तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर नहीं पहुंचे। इससे पहले भी पार्टी की कई बैठकों से थरूर लगातार गैर हाजिर रहे हैं। थरूर पार्टी लाइन से हटकर अक्सर बयान देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ज्यादातर चुप ही रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले दिनों में 3 देशों के विदेश दौरे में क्या रहेगा खास, कहाँ होगी यात्रा, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। क्या खाएगा? ऑर्डर ले लो भाई। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं। इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। और जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार।
पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ? अनाज तो नहीं मिला। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। और ब्रेक के बाद अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद महत्वपूर्ण 3 देशों के विदेश दौरे की यात्रा से जुड़ी हुई, जो 15 से 18 दिसंबर 2025 तक होने जा रही है। यह दौरा भारत की पश्चिम एशिया और अफ्रीका नीति को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर जाने वाले हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन में होंगे, जहां वो किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के आमंत्रण पर जा रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ये यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रही है। दोनों नेताओं के बीच इजरायल गाजा मसले पर भी बातचीत की संभावना है। At the invitation of His Majesty King Abdullah II bin Al Hussein, Prime Minister Shri Narendra Modi will embark on a bilateral visit to the Hashemite Kingdom of Jordan from December 15 to 16, 2025. This will be Prime Minister's first full-fledged bilateral visit to Jordan, which is coinciding with the 75th year of establishment of diplomatic relations between India and Jordan. दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 16 से 17 दिसंबर तक इथियोपिया पहुंचेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबिय अहमद अली के निमंत्रण पर ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली इथियोपिया यात्रा होगी। दोनों नेता भारत इथियोपिया संबंधों पर व्यापक चर्चा करेंगे। ग्लोबल साउथ के साझेदार के रूप में ये यात्रा दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। As regards Ethiopia, the dates are 16th to 17th of December 2025. The Prime Minister will have one-on-one and delegation-level talks with Prime Minister Dr. Abiy Ahmed. During the visit of Honorable Prime Minister, a number of MOUs and agreements are expected to be signed. These will strengthen our multifaceted partnership, expand development cooperation, and open new avenues of collaboration between two countries. अपनी इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 17 से 18 दिसंबर तक ओमान में होंगे। सुल्तान हैतम बिन तारिक के आमंत्रण पर हो रही ये यात्रा प्रधानमंत्री की ओमान की दूसरी यात्रा होगी। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। भारत और ओमान की रणनीतिक साझेदारी में व्यापार, ऊर्जा, निवेश, रक्षा, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बातचीत के दौरान दोनों नेता इन सभी क्षेत्रों की व्यापक समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। This visit is of great significance as it will be taking place when India and Oman are together celebrating the 70th anniversary of establishment of diplomatic relations. India's relations with Oman are all-encompassing and spans diverse fields such as trade and investment, maritime cooperation and connectivity, energy security and green energy, agriculture and food security, health, defense and security, technology and culture. प्रधानमंत्री मोदी की ये त्रिदेशीय यात्रा भारत की मध्य एशिया और अफ्रीका नीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार बात इंडिगो एयरलाइंस की होगी, जिसके संकट के बाद से सरकार के एक्शन लिया है तो हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। लड़के वाले आ गए। खाली? खड़े हाथ का जोड़ना। खाना कहाँ? अनाज तो नहीं मिला।
क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वेलकम यू ऑन बोर्ड। स्वागत है आपका स्काईफ्लाई। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। इंडिगो के संकट के बाद से सरकार ने तेजी से कदम उठाए, जिसके चलते हालात बहुत तेजी से सामान्य होते हुए आगे दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आज भी कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हुई, लेकिन ये संख्या बीते तमाम दिनों के मुकाबले बहुत कम रही। इस बीच में सरकार की ओर से निगरानी बढ़ा दी गई है। डीजीसीए की ओर से लगातार डेली परिचालन को लेकर इंडिगो के और अव्यवस्था करने में फैलाने को लेकर 4 अधिकारियों को एक तरीके से निलंबित भी किया गया है, जो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे थे। इस बीच में इंडिगो ने एक बार फिर से इस बात का आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही हमारे जो परिचालन है वो पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगा और इंडिगो ने एविएशन सेक्टर के कई बड़े लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड भी लिया है, ताकि व्यवस्था जल्दी से बेहतर हो जाए। इंडिगो संकट के बाद सरकार एक्शन मोड में स्थिति से निपटने के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ कदम उठा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि हर महीने की शुरुआत में यात्रियों से टैरिफ शेड्यूल साझा किया जाएगा। इसमें शुल्क और भुगतान से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। इस बदलाव से यात्रियों को बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। Only change it every month, so that once the passenger sees at the head of the month, first week of the month, they have to give us the tariff sheet saying in that sector, in this month, how much are you going to charge, how many bucket charges you have. So everything the passenger should know on what charges it will be there. So we have changed it to 1 month. That is also a facility that the passenger will have. I would encourage more passengers to look into this tariff sheet, to look at how the pricing is done, what is the minimum bucket, what is the maximum bucket. And this we have done it last year itself, and there we have observing some changes because it improves the monitoring mechanism that we have on these airlines and their tariff sheets. इस बीच डीजीसीए ने इंडिगो के परिचालन में भारी व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में 4 उड़ान परिचालन निरीक्षकों FOI को निलंबित कर दिया है। निलंबित निरीक्षकों में डिप्टी CFO ऋषिराज चटर्जी, CFO सीमा जमनानी, FOI कंसल्टेंट अनिल कुमार पोखरियाल और प्रियम कौशिक शामिल हैं। उड़ान परिचालन निरीक्षक FOI नागर विमानन महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो इसके नियामक और सुरक्षा निरीक्षक कार्यों को अंजाम देते हैं और अक्सर विमानन कंपनी के परिचालन की निगरानी के लिए तैनात किए जाते हैं। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने सर्दियों के दौरान संभावित कोहरे की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बैठक की तस्वीरें साझा कर बताया, बैठक में DGCA, AAI, हवाई अड्डा संचालकों, एयरलाइंस और CISF सहित सभी प्रमुख हितधारक मौजूद रहे।
मंत्री ने सभी संबंधित एजेंसियों को कोहरे से प्रभावित संचालन के लिए तय मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पीटर एल्बर्ट्स की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक डीजीसीए ने उड़ानों में जारी व्यवधान के मद्देनजर इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पीटर एल्बर्ट्स को शुक्रवार को फिर से उसके समक्ष पेश होने को कहा है। वहीं निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई इस बात की जांच कर रहा है कि क्या देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने प्रतिस्पर्धा मानदंडों का उल्लंघन किया है। ये जानकारी विमानन कंपनी के उड़ान व्यवधानों को लेकर नियामक जांच का सामना करने के बीच सामने आई है। संकट से जूझ रही विमानन कंपनी इंडिगो ने शुक्रवार को भी बेंगलुरु हवाई अड्डे से 50 से अधिक उड़ानें रद्द की हैं। विमानन कंपनी ने गुरुवार को भी दिल्ली और बेंगलुरु से 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट के अंत में आप कुछ और जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इम्फाल के श्री श्री गोविंद जी मंदिर में दर्शन कर आरती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नुपी लॉन मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में दिवंगत महिला स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पांजलि भी अर्पित की। दिल्ली में CII द्वारा आयोजित 7वें फार्मा एवं लाइफ साइंसेज शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ईडी ने उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के कारोबार से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में झारखंड और गुजरात और उत्तर प्रदेश के 25 ठिकानों सहित कई राज्यों में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक कुल 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में माओवादी लगातार सरेंडर कर रहे हैं। सुकमा जिले में 10 माओवादी कैडरों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें 6 महिला माओवादी भी शामिल हैं। इनके ऊपर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नोएडा में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह अमेरिकी नागरिकों से 70 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे रहा था। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान 6 ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने धनबाद में कोयला कारोबारी मनोज अग्रवाल के धनसार और भेलाटांड स्थित आवास और कार्यालय पर छापेमारी की। टीम वित्तीय लेन देन, कोयला कारोबार से जुड़े दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डेटा की जांच कर रही है। असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जुबिन गर्ग की मौत के मामले में चार्जशीट दायर कर दी है। ये रिपोर्ट 7 आरोपी और 200 से अधिक गवाहों के बयानों के आधार पर जमा की गई है। गायक जुबिन गर्ग की मौत 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में हुई थी। गुजरात के वलसाड जिले में औरंगा नदी पर निर्माणाधीन एक पुल ढहने से 4 मजदूर घायल हो गए। वलसाड के एसडीएम विमल पटेल ने बताया कि पुल के निर्माण के दौरान एक गर्डर क्षतिग्रस्त होने से यह हादसा हुआ। घटना के समय पुल पर 105 मजदूर काम कर रहे थे। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।